लास्ट टाइम में बेटा आखिरी क्वेश्चन जो कराया था, डाइमर इज नॉट पॉसिबल इन, शायद यही क्वेश्चन था। देखो हो गया है, उसके बाद कोई सवाल नहीं हुआ है ना, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। टाइमर ऑफ विच स्पेशीज टाइमर ऑफ which species oblique molecule doesn't involve covalent oblique dative bond formation। मतलब पहले सवाल अच्छे से समझ लेना, वो क्या कह रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि पहले तो जो चीज दी है उसका डाइमर बना लेना। डाइमर जब बन जाए तो डाइमर बनते समय क्या चीज है जो नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में ना कोवेलेंट बॉन्ड हो और ना ही उनके बीच में डेटिव बॉन्ड हो। किसका? डाइमर बनाते समय। पहले क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? मॉलिक्यूल के अंदर पहले कोवेलेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मॉलिक्यूल या स्पेशीज का मतलब आयन या कोई रेडिकल होगा, उसके अंदर पहले डेटिव बॉन्ड है, उससे कोई फर्क नहीं। उन दो मॉलिक्यूल्स को, डाइमर मतलब दो चीजों को जोड़ना होता है, दो चीजों को जोड़ते समय बीच की जो स्थिति है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड नहीं होना चाहिए? या तो कोवेलेंट या डेटिव। पहला ऑप्शन है। बढ़िया सवाल है सर, मजा आ जाएगा। टेस्ट में आया होगा मजा, क्यों? इस बार झटका लग गया होगा तुमको, अगले वाले में और लगेगा। NO2 CH3 COOH और चौथा ऑप्शन है ClO3। नंबर मिलाए हैं, शीट तो मिल ही गया होगा। केमिस्ट्री में किसी का 70 के ऊपर आ रहा है? नहीं, अभी आंसर नहीं मिलाया है क्या? मैक्सिमम लोगों ने मिला लिया होगा। कितना आ रहा है? अच्छा नहीं, मिला लोगे तो मजा आ जाएगा। इस बार झटका लग गया होगा, हमको मालूम था ना, जानबूझ के दिया था पेपर हमने कि इस बार झटका खाओगे, अगले वाले में और खाओगे। सारा झटका यहीं खा लो ना, वहां का पेपर तुमको सरल लगेगा। वहां का पेपर तुमको यहां के पेपर से सरल लगेगा। ये तो नाम का मेंस है केवल, क्योंकि इस बार के तुमने टाइप देखे होंगे और सवाल ऐसे दिए थे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ज्यादा नंबर अगर लाना है और सही करना है तो टाइम भी बहुत लग रहा है। इस बार वैसा नहीं है कि बस देखा और हो गया। तुमको वॉल्यूमेट्रिक में तो हालत खराब हो गया होगा तुम्हारा, समझ नहीं पा रहे होगे कि करना क्या है। हाँ, सही सवाल पिक करके काम करना था। जो 10 सवाल दिए थे न्यूमेरिकल बेस्ड वाले, उनमें बुद्धिमानी से काम करना था कि कौन से 5 आपको करने हैं, जिससे कि आप, क्योंकि इसीलिए वो 50% का ऑप्शन होता है कि आप अपना आराम से कर सकते हैं। आंसर बताइए सर, इसमें दिमाग लगाइए, बैठिए नहीं। घूरने से तो कभी नहीं आएगा। तुम्हारा क्या रहा साहब? मिलाया? बताओ, कोई बात नहीं। अरे नंबर कितना आ रहा है? माइनस में तो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है केमिस्ट्री? 60। एक बात सुनो, पिछले वाले टेस्ट में हमने क्या पूछा था? कितने लोगों के 90 के ऊपर है। इसका मतलब हमें मालूम था कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो। इस बार हम क्या पूछ रहे हैं? 70। यानी इस बार के टेस्ट में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप के 20 नंबर बढ़ा के मान के चलिए। वो पेपर वैसा है यार, ऐसा पेपर आना चाहिए बीचों बीच।
नहीं तो तुम कहोगे अरे टेस्ट सीरीज में सब सरल सवाल आता है, नहीं आता है। क्या करो, सारे स्ट्रक्चर्स बना लो, यहीं से स्ट्रक्चर भी सीख लो यार। जैसे मान लो पहला है CH3 फ्री रेडिकल है, देखना। तो अगर मैं तुमको इसकी बात करूं तो बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूं, जब ये डाइमराइज होगा, यानी हम इसका डाइमराइजेशन करेंगे, तो सिर्फ मुझे इतना बताइएगा, क्या एक कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है? बोलो बेटा। और कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो अगर 4 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में लग गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। क्या ये वही फ्री रेडिकल है जो दिख रहा है यहां पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन? ऐसा ही दोस्त दूसरा बना लो, 3H बनाओ, सिंगल बॉन्ड के साथ 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। अब ये CH3 फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर है। अगर इनको आपस में बॉन्ड बनाना है तो क्या बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? अगर दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लोग फटाक से कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट। बनेगा या नहीं बनेगा? इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, और आपको यहीं से ध्यान रखना है कि कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट। क्लियर है मामला? अगले में आते हैं दोस्त, डाइमराइजेशन NO2 का किया। अब कई जगह पे रेडिकल लिखा होता है, कई जगह पे रेडिकल नहीं लिखा होता है। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड हो और यहां कोऑर्डिनेट बनाओ और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। ऐसे ही डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन यानी सेकेंड पीरियड एलिमेंट कभी भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो डबल बना के रखना नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब सर क्या इनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है? क्या ये लोग मिलकर डाइमर बनाएंगे तो जुड़ेंगे आपस में? और अगर जुड़ेंगे तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड आएगा जो डाइमर बनाने में मदद करेगा? कोवेलेंट। यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला सर, अब ये आपको देखना है आपको कितना याद रहता है। एसिटिक एसिड अपने आप में एक मॉलिक्यूल है और पूरी तरीके से स्टेबलाइज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहां होगा CH3। अब क्या इतने बुद्धिमान हो कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज? ये खूब किया है तुमने। इसका मतलब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, हम लोगों ने पीछे एक मॉलिक्यूलर वेट वाला सवाल किया था, आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसका मतलब ये दोनों लोग मिलकर डाइमर तो बना रहे हैं, लेकिन डाइमर बनाने का कॉज क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब हमारे आंसर में ये आएगा। क्लियर है मामला? चौथा बेटा, ClO3 डाइमराइजेशन कर रहे हैं। फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी हैलोजन हैं वो सबके सब 7 कोवेलेंट बॉन्ड तक बनाने की क्षमता रखते हैं। बोलो भैया। तो Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे बनाओ, यहां कोई कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो डबल बॉन्ड हो, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। दोनों लोग आपस में मिलकर डाइमर बनाएंगे। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड का। तो इसका मतलब कल को अगर पूछा जाता कि किनके डाइमर बनाने में कोवेलेंट बॉन्ड का यूज हुआ है, तो आंसर होता फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बात समझ में आ रही है? तो आपने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है और ये भी पढ़ लिया। आगे चल के जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दिया करेंगे इसी। एक बात समझ लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में मैं पूरा लास्ट तक जब आपको कराऊंगा तो कम से कम 200 सवाल कराऊंगा। कितने? 200। पूरी इनऑर्गेनिक होगी हर सवाल के अंदर। वो सवाल नहीं है, थ्योरी है अपने आप में, बस सीखने के लिए कि थोड़ा अटेम्प्ट करने के लिए वो सवाल की फॉर्मेशन में रखा गया है कि आपको समझ में आए कि पेपर में सवाल किस तरीके से आते हैं।
अब एक छोटी सी बात, जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सबके सब किस नेचर के होते हैं? पैरा मैग्नेटिक नेचर के। बोलो बेटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर कहां कहां पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आना चाहिए? क्योंकि वो लिख के नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए। क्या CH3 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NO2 के पास भी एक है, ClO3 के पास भी एक है, यानी ये तीनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? पैरा मैग्नेटिक। ये भी यहीं पर ही नोट कर लीजिए। और ये सब पैरामैग्नेटिक से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है। तो अगर गायब हो रहा है तो अब ये सब क्या बन गए? डाया मैग्नेटिक। अच्छा, पैरा और डाया की बात वहीं करेंगे जहां पर पहले से कुछ रहे मामला। तो ये डाया है, ये भी डाया मैग्नेटिक बन गया। इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ये मॉलिक्यूल ही था पहले से, ये भी डाया मैग्नेटिक बन गया। NO2 के बारे में ध्यान रखना है। NO2 एक कैसी गैस है? रेडिश ब्राउन कलर की गैस है सर। कलर ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और होती है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, यानी वो दूसरे के साथ जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं, ऐसी चीजें हाईली क्या होती हैं? रिएक्टिव होती हैं। तो कल को पूछ लिया जाए कि NO2 कैसी गैस है, तो एक अच्छी खासी रिएक्टिव गैस है, ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलिए सर, अगली कहानी हटाया जाए। अगली कहानी दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं डुप्लेट, तो क्या डुप्लेट का मतलब होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में खूब बातचीत हो चुकी है, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। छोटी सी बात है, उतार लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन लोग आएंगे? H- हीलियम, Li+ P+2 बना लीजिए। इन सब की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? अगर हम बात करेंगे तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जब लिखेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन 1s2 होगा? बोलो भैया, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है इन सबके पास। यहां से कहां ले जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। ऑक्टेट वाला तो करा दिया है। ऑक्टेट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब याद रखना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मामला? आउटर मोस्ट शेल निकालने का तरीका बड़ा सिंपल था। वो शेल जो बिल्कुल बाहर है, यानी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा है। क्लियर है बात? यानी कि वो एक नंबर ही है, जो इसको मैंने बोला है कि नंबर में जो जाता हो। अगला पूछा जाता है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या टर्म आएगा सर? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूगरेशन। कभी पूछा जाए कौन कौन स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूगरेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कितनी नजर आनी चाहिए? 18। मार्क कर लीजिए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है तो हम बोलेंगे कि वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ चीजें हम लिखा दे रहे हैं जिससे कि याद रखना है। पेपर में एक तरीका क्या होगा, सुनो। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? कायदे से तो इतना बता के चल देना चाहिए। पेपर में आदमी को ये बोलेगा कि यार हम ना निकाल लेंगे। अभी हम आपको ऐसे सवाल कराएंगे कि अगर आप निकाल लोगे तो 15 मिनट लगेगा आपको। तो 15 मिनट में 4 नंबर का सवाल करना समझदारी नहीं है। इसका मतलब हमको मैक्सिमम चीजें पहले से याद होनी चाहिए। जैसे अब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन दिखाएगा? चीनी, कनाडा होगा। अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर जाएगा। ऐसे ही सर कौन आगे आया, यानी कॉपर Ag और Au अगर है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 ही होंगे। अभी प्रूफ भी कर देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ लिखना है आपको। इसके बाद आती है सर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। बात को समझिएगा। अगर इनके एलिमेंट M+3 की अवस्था में है, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर? M+3, और पीरियड नंबर 4 और ऑनवर्ड्स, यानी कि उसके आगे, यानी कि अगर बोरॉन फैमिली का आदमी है और पीरियड नंबर 4 या 4 से ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसका मतलब इन सब के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आएगा हमको? 18। और ये सब क्या फॉलो करते मिलेंगे? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अच्छा, बोरॉन तो कर भी नहीं सकता यार, 5 होता है, 3 निकाल के बैठ गए हो तो 18 कहां से हो जाएगा? बोलो। ऐसे ही आ जाओ, इसका दूसरा भाई एल्यूमिनियम, थर्ड पीरियड एलिमेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, तो 18 कैसे हो जाएगा +3 कराने पे? ये सारा खेल तो तुम्हें आगे ही मिलेगा ना। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, इतनी बात याद रखनी। तो बोरॉन में कौन कौन आएगा 4th पीरियड के बाद वाला, जरा बताओ। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब तो इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल रट के बैठे हो तुम कि चीजों को समझ पाओ। अगला, कहें शिवजी सुनो पार्वती। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। क्या ये बात तय है कि ये जो पी ब्लॉक वाले हैं ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं? तो ये सेकेंड पीरियड का मामला है, ये थर्ड पीरियड है, ये 4th है, और ये लोग जाहिर तौर पर उसके आगे के आदमी हैं। कहा गया यहां पर अगर गैलियम +3 इनकी अगर हम बात करेंगे, एक चीज गड़बड़ हो गई, एक चीज गड़बड़ है। ये सब ठीक है, सब में +3 नहीं होगा यार, कैसे हो सकता है? M+3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने को हटाने भी है ना, +4 और +5। यहां आते हैं, ये सब +3 है, ये कार्बन फैमिली +4। ऐसे मानो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन थे उनको भगा दो बस, केवल +5। अगर बोरॉन फैमिली का +3 का आदमी है, कार्बन फैमिली में +4,
नाइट्रोजन फैमिली में +5, लेकिन कौन से पीरियड के बाद का चाहिए अपने को? फोर्थ या फोर्थ के बाद। तो इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 80। क्लियर है मामला? एक आदमी चेक कर लेते हैं, Ga+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिख लेते हैं दोस्त। आइए, गैलियम है, यहां लिख रहा हूं मैं, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। बोलिए सर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और लास्ट में लिखूंगा 4p1। ऐसे देखो जरा, अभी उतारना नहीं। अब हमको सिर्फ इतना बता दो, जब मैंने इस तरीके से लिखा तो मुझे तो गैलियम +3 चाहिए। तो अगर मैंने +3 किया तो मैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो बाहरी कक्षा के निकलेंगे, यानी कि कहां से जाएगा? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए और 4p का 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो ये तो +3 वाला के चक्कर में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जो आउटर मोस्ट शेल बची वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगी। आउटर मोस्ट शेल क्या तीसरे नंबर वाली बची है? इलेक्ट्रॉन देखिए, 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। क्लियर है मामला? ऐसे ही आप बाकी में करेंगे तो आ जाएगा। बना लीजिए और फटाक से याद करके बताइए हमको यहीं पर ही। जिंक के केस में जिनी कनाडा होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 होगा। कौन आगे आया? +1 ऑक्सीडेशन नंबर अगर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 होगा, यानी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन को फॉलो करेगा। बोरॉन फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो एलिमेंट चौथा पीरियड या उसके आगे होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, बोरॉन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो, कार्बन फैमिली के एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +4 और नाइट्रोजन फैमिली के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +5। अगर यह है तो वो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन को फॉलो कर जाए। क्लियर है मामला? अगर इसके पीछे के लोगों को लिया गया तो ये कभी भी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन फॉलो नहीं भी करेंगे। और मोटा मोटी बात ऐसे भी याद रखना है कि इनके पास खुद ही 18 से कम एटॉमिक नंबर है यार। बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13, कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15। जब इलेक्ट्रॉन 18 नहीं है टोटल, तो 18 कैसे हो सकता है किसी भी तरीके से? तो ये आपको थोड़ा बुद्धि लगा के काम करना है। इतना याद कर लोगे तो पेपर में सवाल जल्दी निकालोगे। और हम सवाल ऐसा देंगे जिसमें थोड़ा दिक्कत रहे आपको। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन वहां पर निकाल कर करने का कोई मतलब नहीं है, यह आपको ध्यान रखना। अब जैसे जिंक है सर, इतना आपको याद होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जब पूरा लिखोगे तो ये 4p भूल जाओ बस। 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d10 तक आएगा मामला। Zn+2 इसलिए किया क्योंकि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब क्या? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 बचेगा या नहीं बचेगा? तो क्या यह बात तय है कि यहां हम चालाकी क्या दिखा रहे? जिनी कनाडा होगा। क्या सबके पास बाहर 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे? 4s2, 5s2, 6s2, ये होगा ही होगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाए तो क्या अंदर वाली जो सेल बचेगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 ही आने वाली है, इसलिए किया। कॉपर के केस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में क्या अंतर आएगा? इसको हटा दीजिए, 4s1 3d10 लिखेंगे, तो यानी कि कॉपर में 4s1 है। तो ऐसे ही अगर हम आगे आएंगे तो Ag में क्या आएगा? 5s1, 6s1, यही चलेगा। अगर हम ये s वाला इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दें यानी +1 कर दें तो अंदर फिर से जो शेल बचेगी उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो ये ध्यान रखना है बस। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसी पर बेस थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बार करा इसलिए दिया है कि कर लिया तो दिमाग में बैठ गया, फिर चेक करने की स्थिति में कभी नहीं रहोगे, यही चेक करके रखना। चले तो सवाल देंगे तो बता पाओगे। आओ लिखो, PIGC यानी कि स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन absent in। क्या सवाल पूछा गया है? absent in, कहां कहां पर नहीं है? पहला ऑप्शन है Sn+4
दूसरा ऑप्शन है Ga+3, तीसरा ऑप्शन है As+5 और चौथा ऑप्शन है Pb+2। अब अगर आपको याद है, वरना पेपर में टाइम लगेगा, आप लिखते ही रहोगे चारों में कन्फ्यूग्रेशन। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? स्टेनस यानी कार्बन फैमिली का आदमी है। अरे बोलो यार। कहे शिवजी सुनो पार्वती, यानी स्टेनस फोर्थ पीरियड के बाहर का आदमी निकल गया। अब ये तो तय कि पीरियड का चक्कर नहीं है, तो कार्बन फैमिली वालों को स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन अगर दिखाना है तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर रखना पड़ता है? +4। तो इसका मतलब कार्बन फैमिली का है और +4 है, यानी कि इसमें होगा। लेकिन लेड भी कार्बन फैमिली का है और ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बाकी क्या होंगे वो बात की बात है। आंसर फोर्थ पार्ट, क्योंकि एब्सेंट पूछा गया है। ऐसे ही कैलियम बोरॉन फैमिली का है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए, है। नाइट्रोजन फैमिली में आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, यानी पीरियड वाली बात खत्म हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर +5 होना चाहिए, हाँ है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो। क्लियर है मामला? इतनी बात आपको ध्यान रखें। अब जो जो पढ़ते जाओगे ये यूज होगा आगे चल के, तो वहां पे आपको चीजों को ढूंढ लेना है। अगला हेडिंग है ट्रांजिशन मेटल आयंस, यानी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल थ्योरी के हिसाब से हम लोग उनको बोलते थे जो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के लोग हैं। अरे बोलो ना यार। चीनी कनाडा होगा को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता, ऐसे मोटा मोटी हम लोगों ने पढ़ रखा है सर। तो इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल आयन में इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 से लेकर 17 के पास करीब होती है। बना लीजिए 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आपको यही याद रखना है कि 9 से 17 तो है, ऐसे कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल आयन हैं जो क्या फॉलो करें? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब समझ में आया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। और अगर बढ़िया से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि सम ट्रांजिशन मेटल आयन फॉलो ऑक्टेट रूल। बना लीजिए। यहां भी याद रखेंगे कौन कौन से हैं जो 8 इलेक्ट्रॉनों को फॉलो करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम। मैग्नीज +3, +4, +5, +6, +7। अगर ये अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो ये सब के सब क्या फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। किसी भी एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखकर दिखाया जा सकता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। हम +3 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो अगर हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। +3 अगर बोल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से और उसके बाद 3d से निकाल दिए जाएंगे। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल तीसरे नंबर वाली ये बची, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं?
8, यानी कि ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 होगा। तो कल को आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन ऑक्टेट फॉलो करता है, तो एक हिंट आपके पास है कि अगर कभी ऑप्शन में स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज दिया है तो ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, +3, +4, +5, +6 और +7 अगर है तो इसका मतलब ये लोग अपने उस रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। क्लियर है मामला? अब जितनी कहानी हम लोगों ने अब तक करी है इसको जरा थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब हमको पता है, डुप्लेट को पूरा करना होता है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 होना चाहिए। हमने रट्टा मार लिया है, जिनी कनाडा होगा +2, कौन आगे आया +1, PIGC को फॉलो करता है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अगर पीरियड नंबर 4 या इसके आगे के हैं तो गाने से हमें पता चल जाएगा 2 से स्टार्ट होता है। बोरॉन फैमिली के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +3, कार्बन फैमिली के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +4, नाइट्रोजन फैमिली के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +5। चौथा पीरियड या उसके आगे है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 यानी PIGC रूल को फॉलो करेगा। टी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोला गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 से लेकर 17 के बीच में होती है। कुछ ऐसे डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल आयन है जो ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करते हैं। वो कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट याद करके बैठे हैं, +3, +4, +5, +6, +7। बोलो भैया, बहुत क्लियर कट तरीके से पढ़ा रहे, मतलब अगर ये आएगा तो ये आप लगा के सवाल को निकाल सकते हैं। अब सवाल में क्या मतलब है, क्यों इतनी गणित पढ़ा रहे हैं? क्या सवाल डायरेक्ट आएगा तो आप कर ही लोगे सर, आपके मन में ये होगा। तो एक बढ़िया सवाल करते हैं, हटाया जाए। तुम छुट्टी में डिस्चार्ज हो गए हो, हम चार्ज हो गए। घर गए थे सब लोग? हाँ, तो तुम्हारा मामला गड़बड़ा गया है, खाना पीना ज्यादा हो गया है तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ऑक्टेट रूल? पहला ऑप्शन आपको दिया गया, अपना आंसर निकाल के बैठ जाइएगा बस। पहला ऑप्शन आपको दिया गया Cu+1, Mn+2, Cr+3, Ti+4। बताओ, खत्म करें, बात खत्म है। इधर देखो, Cu+1 बोलते चलो, किसको फॉलो करेगा? स्यूडो इनर्ट गैस को। Mn+2 नहीं मालूम है, भूल जाओ, ये तो तय है कि ऑक्टेट को नहीं करेगा, +7 होता तो करता। Cr+3 नहीं मालूम है, यानी कि ये वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 से 17 के बीच में ट्रांजिशन वाला के चक्कर। Ti+4 100% वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। हम वहां निकाले विकालेंगे नहीं। चलें, हटाएं। अगला आपको पढ़ना है अब PIGC प्लस NH2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस वाले यानी पीछे हों और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन किसके जुड़े हों? NS के, यानी आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल अगर 4 चल रहा है तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पीछे का 18 जोड़ के। कैसे देखते हैं? ये भी एक कन्फ्यूग्रेशन है, पूछा जाता है। तो अगला हेडिंग डालिएगा PIGC
यानी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन प्लस NH2 इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूग्रेशन। जिसको मैं बोल सकता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 प्लस NH2 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मत लिखना, लिखना 18 प्लस NH2। ठीक बात। इसके लिए बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी एलिमेंट है अगर इनका +1 है, कार्बन फैमिली के लिए +2 और नाइट्रोजन फैमिली के लिए +3। शर्त अभी भी वही है, क्योंकि 18 के ऊपर वाला मामला अब तो और 2 बढ़ गया। इसका मतलब कहा गया जो पीरियड है वो या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो। इक्वलिटी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम यहां लिखाएंगे नहीं, इतने तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कि बोरॉन फैमिली का मतलब बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू काट दो, अरे बोलो यार, बेकार सब्जी होती है। बैंगन आलू काट दो, गाजर इन थैला +1 पर अगर है तो PIGC प्लस NH2 को फॉलो करेगा। बोलो भैया। कहें शिवजी सुनो पार्वती, यानी जर्मेनियम, स्टेनस और लेड 4th 5th और 6th पीरियड है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर PIGC प्लस NH2 के बराबर 18 प्लस NH2 वाला चक्कर होगा। वैसे ही नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फॉस्फोरस काट दो, आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। इसका रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, तुम वहां निकाल लोगे, इतना काम कर सकते हो। क्लियर है मामला? बना लो सर। हर एक चीज इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि वहां से आके विद को नहीं कि तुमने तो ऑक्टेट पढ़ाया था, तुमने तो इनर्ट गैस पढ़ाया जिसमें PIGC पढ़ा दिया, उसके बाद तुमने ये PIGC प्लस NH2 वाला नहीं बताया। तो हम सब बता रहे हैं यही 4 कन्फ्यूगरेशन है, या तो डुप्लेट होगा, ऑक्टेट होगा, बल्कि 4 के हमने ज्यादा ही पढ़ा दिए। डुप्लेट पढ़ा दिया, ऑक्टेट बता दिया, PIGC बता दिया, ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन बता दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 से 17 और PIGC प्लस NH2 भी बता दिया, और यह भी बता दिया कि कहां कहां होने की पॉसिबिलिटी है। अब बिल्कुल ही किस्मत खराब होगी तुम्हारी तो तुमको वहां ऐसा एलिमेंट आएगा जो नहीं पता होगा, लेकिन वहां भी निकाल ले जाओगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई एलिमेंट आया तो बाकी में तुम ये कंफर्म रहोगे कि ये फॉलो नहीं करेगा, तो अपने आप ही वही आंसर हो जाए। तो टाइम तुम्हारा वहां भी बचेगा, ये तय बात है। चलो हूं तो कर रहे हो, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है मामला। आओ, क्वेश्चन है सर, विच वन हैव PIGC प्लस NH2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। और सर मैं बाकी लोगों की तरीके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिख विख कर नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, खूब लिखोगे, टाइम पास करोगे। पेपर में जब करोगे तो गाली बक रहे होगे कि साला 15 मिनट हो गया बताओ, और बाहर निकलते ही कहोगे इसी आदमी के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो याद रखना है कि सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो वो आदमी तुम ही हो, हाँ ये कंफर्म रहना है तुमको। अब बिल्कुल जिसको अच्छा कुछ भी नहीं याद है तो उसको फिर कुछ नहीं होगा, उसके लिए तो सब बराबर है। पहला ऑप्शन है TL+1, दूसरा ऑप्शन है Bi+3, तीसरा ऑप्शन है PB
+2, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन फैमिली, पीरियड 4 के ऊपर ही चल रहा होगा। थैला यानी +1 होना चाहिए, है यानी कि PIGC + NH2 फॉलो करेगा। यहां आते हैं सर, बोलिए। बिस्मिथ है, नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, काम चल जाएगा। कहें शिवजी सुनो पार्वती, PB आ गया, +2 होना चाहिए, हाँ हो जाएगा। हाँ अगर यहां +3, +4, +5 होता तो ये PIGC को फॉलो कर रहा हो। बोलो भैया। तो अब तो हम तुम्हें कुछ भी बता देंगे तो तुम कर दोगे, ऐसा ही तो है। आओ देखते हैं। कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, मतलब कितने लोगों ने टेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे पाए वो एक अलग बात है, मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। तुम्हारा क्या रहा? 110, 113, तीनों मिला के। केमिस्ट्री में कितना? 13। अच्छा, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में है, इसका मतलब कोई बात नहीं, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बाकी मामला गड़बड़ है, इसको भी देखे रहे। हाँ, टेस्ट में एक चीज बड़ी मजेदार होगी, वो एंगल ऐसे करके रॉड लगा के, थीटा नहीं, ऐसे करते हो ना रोज फिजिक्स में, खूब करते हो कि वो थीटा कर देंगे, ये कर देंगे, वहां नहीं चलता है। ये चलता है पेपर में? नहीं चलता है सर। अभी तो मजा आएगा इलेक्ट्रो में ऐसा। यहां तो बड़ा अच्छा लगता है कि बताइए किधर है ये, इधर ये, इधर ये, यहां खूब आता है, यहां खूब निकलेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ये वहां पे ऐसे बना रहता, आदमी ऐसे कर देता है, तो वो इशारा कर रहा होता है कि सबका मालिक एक है। मजा। और ये कोई हम कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, अभी वो टफ सब्जेक्ट है ही भाई। मैं तो खुद कहता हूं, जो आदमी उसको पढ़ा रहा है, बात समझिए, उसने अपने जीवन के साथ रिस्क लिया, जो पढ़ रहा है उसने भी रिस्क लिया। दो लोग तगड़ा रिस्क लेके काम कर रहे हैं। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैथ में तब भी इक्वेशन आई, साला गुणा भाग करके दाएं बाएं करके 2 4 5 मिनट बेवकूफ तो बनाए खुद को, नहीं निकला तो नहीं निकला आंसर। बोलो, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत गुणा भाग करके लगा कि चलो कठिन है, ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है, 3 पता है बाकी नहीं पता है, चलो मान लो। उसमें तो बस डायग्राम देखा और डर गए कि अच्छा, और लगता है कि वो फ्लक्स बाहर आ रहा है। फिर ये सिर्फ इतना ध्यान आता है कि कुछ बता तो रहा था क्लास में वो आदमी, लेकिन क्या बता रहा था। और उसमें सबसे बढ़िया, ये हमारे साथ भी हुआ है भाई साहब, इतना बढ़िया हमने नोट्स बनाया और यहां के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़े, और एक एक चीज, ये टाइप, फलाना टाइप, दिमागा टाइप, और कुछ ज्यादा ही तेज थे तो इलेक्ट्रो एक और से पढ़े, उनके पास केवल इलेक्ट्रो पढ़ने गए, पूरा इलेक्ट्रो पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ा, और वो 400 पन्ने का एक मोटा वाली रजिस्टर का आता था, दफ्ती वाला। भाई वो पूरा दफ्ती वाला रजिस्टर रखा, मेरा पूरा फुल भरा, केस पे केस, केस पे केस। और उसके बाद जब हम पेपर में गए तो हमको कैसे नहीं याद आ रहा है। फिर हम घर आए, फिर हमने रजिस्टर खोला, तो हमने ये देखा कि जो पेपर में आया है उसमें से कोई केस नहीं पढ़ाया है। तो उसका रीजन क्या है कि फिजिक्स में केस नहीं फंसता है, जाहिर सी बात है, वो एक कंसेप्ट है और कंसेप्ट से चीजें की जाती हैं। ये बेवकूफ बनाने वाली बातचीत है, होता वोता नहीं है। तो आपको ये ध्यान, हाँ इतनी मेहनत कर लेनी है बस कि इतना सब्जेक्ट में मजबूत बन जाओ कि 100 नंबर का है 50 मिले, नमस्ते करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 50 तक का टारगेट बना के रखो कि हर अच्छे से अच्छा बच्चा, पेपर कठिन आ जाए तो मैं 45 ले आऊंगा, पेपर मॉडरेट आए
तो मैं 55-60 ले आऊंगा, पेपर बिल्कुल सरल आ जाएगा तो मैं 75-80 ले आऊंगा। मैं 100 लाने के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं 100 लाने के बारे में गया तो वो पक्का जुआ है, तुरंत फटाफट माइनस मिलता है। कितने करके आए? बोले 25। कितने सही है? बोले 14। तो घूम फिर के जब गुणा भाग करके काट पीट के आओ तो फिर वही दिखता है, 52, 53, 42, 47 हो ही रहा होगा। वो होता है सर, वो रीजन है। और उसमें भी कुछ चीजें ऐसी पढ़ो कि बिल्कुल अगर पढ़े हो तो साला फिर पढ़ो तभी जब निकाल ले जाओ। आधा अधूरा नहीं पढ़ना है कि पढ़े हो एसी छोड़ दिए तो फिर वो एसी डीसी मिला के सवाल आएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जानी है वहां पे। तो इसलिए देखे रहना है। और वो तो फिर मतलब मैं तो मानता हूं, मेरे तो मैं बताता रहा हूं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने वहां भी देखा, मैंने कहा साला यहां भी फिजिक्स है। हाँ, तो फिर उतना उतना पढ़ता था। और अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। आईआईटी बॉम्बे में अभी एग्जाम हुआ है, रिसेंट एग्जाम हुआ है, मतलब उनका अंदर का सेमेस्टर एग्जाम हुआ है सर। उसमें 4 सवाल आए थे। कितने? 4 आए हैं। वो आ रहा है, चल रहा है इस समय, 4 आए हैं। कंप्यूटर आपके पास है, यूज कर सकते हैं। सारी बुक्स यूज कर सकते हैं। टाइम 3 घंटा दिया गया था। सुनो तो, हिला नहीं। फिर प्रोफेसर ने कहा 3 और ले लो, उसके बाद भी नहीं हुआ। मतलब पेपर हो ही नहीं रहा है। तो अगर कोई जिद पे आ जाएगा बनाने के कि तुम नहीं कर पाओगे तो बेकार है। इसलिए उनमें कौन से बच्चे अच्छे हैं? वो बच्चे अच्छे हैं जो, ये जब आप अंदर जाएंगे ना तो ये बड़ा होगा। ऐसे होता है, आपको क्या लगता है कि यहां पर सेकंड थर्ड है? अंदर नहीं होता। अंदर ऐसे होता है, एक एग्जाम हुआ, एक टेस्ट हुआ या एक पेपर हुआ तो पता चला वो मैकेनिकल था, तो बोले मैकेनिकल में क्या हुआ? तो बोले मैकेनिकल में 60 बच्चों का बैच था, बोले उसमें से 57 फेल हो गए। हाँ, तो इस पे खुश होना है कि 56 और हुए हैं। और वो जो 3 पास हुए वो कौन है? जिन्होंने पूरा 6 महीना खूब पढ़ा है। तब वो 100 में से मालूम है 35 नंबर लाए। ऐसा थोड़ी कि टॉप कर गए, 85 आया, 35 आया उनका। तो अगर तुम फेल हुए हो, तुम्हारा 30 आया है, तो तुम्हें कोई रोने की जरूरत नहीं है। तुमने 6 महीना 81 काटी, वो 6 महीना पढ़े हैं, तब 2 नंबर ज्यादा ले आए तुमसे। इसीलिए डिग्री के आधार पर कोई कंपनी लेती नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है, रिटर्न होगा, क्वालिफाई करिए, लगभग सभी लोग कर लेते हैं। इंटरव्यू होगा, वहां जाइए, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, आप आदमी काम के लगे तो लिया जाएगा। ज्ञान व्यान का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा दोस्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहा होगा, वो तुम्हारे साथ सेलेक्ट होकर टीसीएस में जॉब करेगा। 6 महीने दोनों लोग ट्रेनिंग लेंगे और हो सकता है वो तुम्हारा कुछ ही दिनों में बॉस भी बन जाए, क्योंकि उनका सीधा फंडा है। 4 साल का कोर्स सिर्फ ये जज करने के लिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। और इसीलिए अंदर जाकर अपने आप को बेहतरीन टास्क दीजिए, कुछ मत पढ़िए, जब पेपर होगा तब देखा जाएगा। फैक्ट है भाई, तो जितने लोग हैं उनसे पूछ लेना। तुम्हें लगता होगा पेपर टाइम में बहुत, वो जितने वीडियो आते हैं रात रात भर पढ़ रहे हैं, वो सारे पेपर से पहले के हैं। कॉलेज वॉलेज में कोई नहीं पढ़ता यार। और वहां देखो प्रोफेसर बता दे, जैसे हम लोग तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? वहां अंदर जाओगे जब ना, वो एक आदमी आएगा वो, और 2-3 पगले होंगे, वो समझ भी रहे होंगे। बाकी के जो 57 होंगे वो एक दूसरे को देख रहे होंगे। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उन्हें लगेगा मुझे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूं। और जो इंग्लिश मीडियम वाला वो किसी को बता नहीं रहा है क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। और कोई किसी से, उस प्रोफेसर से कोई कुछ पूछ इसलिए नहीं रहा है कि कहीं उससे ना पता चल जाए कि तुम बेवकूफ हो, वरना कॉलेज बाहर कर देगा। भाई आदमी को अपनी इज्जत का भी डर होता है। यहां जैसे तुम पूछ लेते हो ना, ये नहीं आया, अभी जब तुम सेलेक्ट होकर अंदर जाओगे ना, उसके बाद से तुम्हारे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होगा। तुम फिर अपनी वैल्यू समझोगे। उसके बाद तुम अपने आप को कभी ये नहीं कहोगे कि जैसे अभी तुम क्या होता है मालूम, वैसे भिखारी वाली स्थिति, नहीं आता है, नहीं होगा, वो छोटे बच्चे वाली स्थिति। जब तुम्हारी एक वैल्यू बन जाएगी तो उसके बाद तुम्हें क्या लगेगा पता है कि यार मैं क्यों बोल दूं कि नहीं आता, मैं प्रयास करता हूं एक बार। वही प्रयास जिंदगी में आगे तुम्हें 2 रुपया कमाने में मदद करेगा। बाकी अगर पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाता तो जो लाइब्रेरियन है उसको तुमसे ज्यादा नॉलेज है। जो लाइब्रेरी में है उसको तुमसे ज्यादा ज्ञान है। या जो साधु महात्मा है वो बैठे बैठे तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन काम तो हम ही तुम्हें करना ही पड़ रहा है।
तो इसका सीधा फंडा है, काम का पैसा सिर्फ इतना है कि ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम चीजों को, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज आपने कितने बढ़िया से बोल रहे हैं, आज तो अच्छा लग रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब 15 दिन बाद टेस्ट हो तब उस समय याद आए कि पीआईजीसी और पीआईजीसी प्लस NH2 के बीच में डिफरेंस क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना था कि +3 लेना था। जो आदमी इतनी बात ध्यान रखेगा, यानी कि वो चीजों को ध्यान रखता है, उसका काम ठीक से निकल जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप पूरा लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ऑक्टेट रूल। अब मैं मिक्स दूंगा सवाल, अभी तो ये सिंपल दे रहा हूं, इसके बाद एक सवाल कराऊंगा जिसमें सब मिक्स होगा, वहां बुद्धि लगाकर आपको निकालना होगा। 4 ऑप्शन है, पहला है B+3, Al+3, Ga+3 और ऑल ऑफ दीज। जल्दी से सर। भाई बोरॉन भिखारी है, इसके पास साला 8 भी नहीं होता है, 5 ही है, इसको तो भगाओ। तो इसका मतलब जब ये भगा तो ऑल भी गया। अरे बोलो यार, टेस्ट करने का तरीका समझो, ज्ञान से नहीं होता है पेपर पेपर। बोरॉन गया तो ऑल भी गया, अब बचे 2, तो सिक्का उछालना है तो इन्हीं दोनों में उछाल लेना है। अब बचा मामला एल्युमिनियम और गैलियम का। एल्यूमिनियम का पता है Al+3 है, यानी 13 में से 3 गया 10, और 10 बचा तो नियॉन, और नियॉन बचा तो जितनी भी इनर्ट गैसेस है सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है होता है। अरे बोलो भैया, सबके पास बाहर 8, तो इसका मतलब सीधा सा है कि नियॉन अगर आए तो 2,8, यानी कि ऑक्टेट वाला मामला है। 2 ऑप्शन तो भरने को नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, Al+3। ठीक सर। अगला सवाल है इसी के जस्ट बगल में, फिर से वही, फॉलो ऑक्टेट रूल। अब ये सवाल टाइम खराब करने वाला सवाल। पहला ऑप्शन Li+, Na+, K+, दूसरा ऑप्शन Na+, K+, Rb+, तीसरा ऑप्शन Pe+2, Mg+2, Ca+2, चौथा ऑप्शन Ge+4, Sn+4 और Pb+4। सवाल का आंसर तो आप निकालेंगे, लेकिन आप हमको यह भी बताएंगे कि आपने सवाल जल्दी कैसे किया। केवल आंसर पे डिपेंडेंसी नहीं है हमारी, क्योंकि सर 4/3 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने को अगर सवाल आ जाए तो सवाल छोड़ देना है, बोलने में कोई शर्म नहीं है हमको, क्योंकि यह सवाल तुम्हारा सिलेक्शन खा जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है इसे सवाल करने का। सवाल जल्दी कैसे हुआ ये आपको हमको बताना है, आपने क्या बुद्धि लगाई है वहां पे। अपना अपना सब लोग कर लीजिए, जितना पढ़ाया है उतने से हो जाएगा आराम से। और जितना पढ़ाया वो सब लग जाएगा इसी में, अगर सही से देखोगे तो। आओ सर, पहली चीज तीनों आदमियों को करना पड़ेगा, यही चक्कर है। तो एक भी आदमी का विकेट गिरा तो कहानी खत्म है। तो हमें जिस पे सबसे आसानी से हम चेक कर सकते हैं, टुपलेट बेकार। अरे बोलो ना यार, टुपलेट बेकार, यानी ये दोनों ऑप्शन किसी कीमत पर होने वाले नहीं है। यहां है ये +4 दिखा रहा है, कार्बन फैमिली का आदमी है। ये लोग क्या फॉलो करते हैं, स्यूडो
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन खत्म। कितने लोगों ने इसी तरीके से कर दिया है? ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब समझ में आया होगा यार, हम 12 चेक नहीं करेंगे, किसी कीमत पर चेक नहीं करेंगे। चेक करने का मतलब है कि 10 से 15 मिनट बर्बाद करना है। और वहां पर एक बात और, कोई भी एटॉमिक नंबर लिखकर कभी आता नहीं है। मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको एस ब्लॉक, मैं आपको बोरॉन फैमिली, मैं आपको कार्बन फैमिली, वो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। अभी आगे जब आएंगे तो इनर्ट गैस, इसी में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लपेट देंगे हम लोग। मामला समझ में आया? और चेक वेक करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो जो बचा है वही आंसर है, वरना बोनस होगा, फिर सवाल गलत होगा। चला जाए अगला हेडिंग, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। बड़ा आर्टिकल है, अभी के लिए थोड़ी बात याद रखनी, कुछ चीजों को याद कर लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NO, NO2, ClO3 और ClO2, ये सब की सब किस कैटेगरी में आती हैं? ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब जब बॉन्ड ऑन बन जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नजर आने लगे, यानी 8 वाट नजर ना आए। सीधी सी बात है। पहला डायग्राम बनाइए NO का। क्या NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है? लिख लीजिए, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक बात। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज इसलिए कहा गया कि जब N और O के बीच में बॉन्ड देखा गया तो ये दो बॉन्ड बने। ऑक्सीजन ने तो अपना काम पूरा कर लिया, क्योंकि उसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये व्हाइट वाले दिख रहे होंगे आपको। इधर आते हैं नाइट्रोजन की, अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5। ये है 5। अब अगर यहां देखा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन लपेटे जाएंगे गिनते समय। तो 6 और 2 8। बोलो भैया। इधर आते हैं, नाइट्रोजन जब गिनती करने पे उतारू होगा तो वो ऑक्सीजन के केवल ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ही लेगा। और कितना? 7। इसी वजह से क्या कहा गया? ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, स्कूल लेवल पे आप आराम से चीजों को देखे होंगे, बस याद दिला रहे हैं हम आपको। चले अगला है NO2। ऐसे बनाइएगा, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 2 2 यहां दिए, 4 1 5। ऑक्सीजन ऑक्सीजन खेल लेते हैं। 2 4 6, 2 4 6, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोई शेयरिंग में नहीं यूज हुआ। अब केवल नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या आपको दिख रहा होगा? नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बाकी आप इसको इधर से देखिए तो 8। इनका तो पुराना खेल है, 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सीधा फंडा है, ऑड इलेक्ट्रॉन नजर आने चाहिए बॉन्डिंग के बाद। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7।
ऐसे ही ClO3 और ClO2 में भी देखोगे तो मिलेगा तुमको। चले, आधा पेज छोड़ के ClO3 और ClO2 घर से बना के लाओगे, हाफ पेज छोड़ देना, हटाया जाए। अब सर ये मैंने आपको पढ़ाया है पीरियड, जाहिर सी बात है पी ब्लॉक की बात हो रही है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी का मीनिंग बड़ा सा सिंपल सा है, क्या चीज है जो इसके अंतर्गत कंसीडर की जाती है। कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट से अच्छा है डेटिव बॉन्ड बोल देते हैं, बोलो भैया। तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं कोवेलेंसी में। अगर पीरियड नंबर 2 है, 1 वाले का तो एक ही होता है, वो बता चुके। पीरियड नंबर 2 की मैक्सिमम कोवेलेंसी यानी कितनी होगी, तो बोलो यार, हम मारेंगे। पीरियड नंबर 2 दो कोवेलेंसी करके कुछ मिलने वाला नहीं है, टोटल बॉन्ड तो 8 ही चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन यानी कितना होगा 4। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के कुछ आदमी तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन एलिमेंट है जो बार बार परेशान करने आएगा कोवेलेंट बॉन्ड बना के? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F। इनको साइड में लिख लो। पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 4, इनकी अगर बात करेंगे तो ज्यादातर कोवेलेंसी जो ये सब लोग दिखाते हैं जनरल, वो क्या है 6। Cl जो है वो आपके मन में आएगा कि सर Cl तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, हम तो 7 कोवेलेंसी तक वहां दिखा ले जाते हैं, तो बस उसको एक छोड़ के बात हो रही है। आप नॉर्मली जो कोवेलेंसी दिखाएंगे वो कितनी दिखाएंगे, 6 तक मैक्सिमम सब लोग दिखाते हैं। तो इसका मतलब पीरियड नंबर 2 के बाद, पीरियड नंबर 2 के बाद जैसे ही नीचे आते हैं, क्या ये लोग अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं? और अगर अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह रखते होंगे? इसका मतलब कोवेलेंसी इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि इनके पास क्या पाए जाते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल गलत शब्द है, वो तो बोरॉन के पास भी है, वो तो बेरिलियम के पास भी है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर होगा तो 5 डिब्बे एक्स्ट्रा आएंगे, और जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं। तो इसी को मैं बोलता हूं कि वो अपने ऑक्टेट को भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्लियर है मामला? आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसे बोला जाता है अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करना। तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, यहां मैंने टर्म यूज किया है मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा, इससे कम अगर है तो भी चलेगा। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन 3 से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, चाहो तो तीनों कोवेलेंट बना लो और चाहो तो 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बना लो, 4 बॉन्ड तो किसी कीमत पर बनने वाला नहीं है। कल को पेपर में सवाल आ जाए ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कहां बना सकता है, बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है, मतलब मन में रख के हमको बताना है बाद में। कहीं देखे हो? चार बॉन्ड कहां बना सकता है इसकी बात पूछ रहे हैं, कोवेलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। कौन कौन बता सकता है? एक आदमी। कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई क्या घर में?
कौन? और कोई? और कोई नहीं बता पा रहा है? हाँ भाई सैफ, कैफ, हाँ नहीं, एक और पीछे लड़का था हमारा, कहां गया? हाँ भाई, नहीं मालूम। बजरंगी कहाँ है? हाँ बेटा, नहीं। और नहीं पता? पता सबको, पूरी क्लास को पता है। काफी बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं बनाए हो? वाटर में नहीं बनाए हो? 4 बॉन्ड पूछे तो ऑक्सीजन तो कहीं किसी के साथ है होगा ना, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें 2 कोवेलेंट और 2 हाइड्रोजन? अरे बोलो भैया, होता है या नहीं होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, तो टोटल बॉन्ड तो 4 है होता है वहां पर, 2 कोवेलेंट होता है और 2 वाला हाइड्रोजन। होता है या नहीं होता है सर? तो फिर क्या नहीं पता है तुमको? पता तो है, इसलिए पूछ रहे हैं सब सवाल। कई बार खूब पढ़ने के बाद, ज्यादा जानकारी के बाद भी हालत खराब हो जाती है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना है। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ज्यादा ज्यादा जो सुन रहे हैं वो H3O+ तक जा रहे हैं कि O+ बनाता है, वहां 3 बॉन्ड होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है, 2 कोवेलेंट होते हैं, फिर मन में आने तीनों कोवेलेंट भी हो सकते हैं। अब साले हाइड्रोजन बॉन्ड की भी तो बात कर ले, क्या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है या नहीं है? बिल्कुल है सर। हाँ, कोवेलेंसी में हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो मैंने अपने सवाल में भी क्लियर किया था कि मैं कोवेलेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं। टोटल 4 बॉन्ड दिखना चाहिए। खैर, यहां तक क्लियर है मामला। अब सर सुनिएगा, जो लोग अपनी कोवेलेंसी को बढ़ाते हैं सर, बात समझना, यानी अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं? एक्सपेंड जब करते हैं, तो ऑक्टेट को एक्सपेंड करते समय वो लोग डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डेटिव बॉन्ड। और जब ऑक्टेट एक्सपेंड होता है तो उनका डेटिव बॉन्ड किसके बराबर होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होता है। यानी कि डेटिव बना लो या उसी को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यह काम तब करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड ही डेटिव बॉन्ड की तरीके, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब समझे ना, ये वाला बॉन्ड आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? डबल में। बात समझ में आ रही है? ये दोनों बातें तभी काम करेंगी जब आपका ऑक्टेट क्या हो रहा हो? एक्सपेंड हो रहा हो। और ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए कौन से पीरियड का आदमी अपने को नहीं पसंद है? पीरियड नंबर 2 का, क्योंकि ये तो 4 दूनी 8 ही कर सकता है। इसका मतलब इसके नीचे के लोग कलाकारी करेंगे। क्या कलाकारी करेंगे? जैसे SO3 जानते हो? अरे बोलो भैया, अगर SO3 का एक स्ट्रक्चर हम ये बनाएं, तो स्कूल लेवल की बात याद करा रहा हूं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया और पहली जिम्मेदारी ऑक्टेट पूरा करने की है, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये बाकी बॉन्ड क्या बने? कोऑर्डिनेट। यानी ये स्ट्रक्चर बता रहा है ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ बनाया गया। ठीक बात? यानी मैं यहां लिख रहा हूं कि ये क्या फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल, कि भाई 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हम रख भी नहीं सकते ना। उसके बाद आपको इसी के तुरंत बाद पढ़ाया जाता है सुपर ऑक्टेट रूल। और यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे थे, यानी ये जो डेटिव बॉन्ड नजर आ रहे थे, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? सब के सब कोवेलेंट में कन्वर्ट हो गए। पूछा गया इन दोनों में सही कौन है? दोनों सही। डिपेंड करेगा आप इसे किस नजर से देखना चाहते हैं। यानी सुनिए, तो अब पेपर में सवाल है, अभी मैं सवाल कराऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं SO3 में कितने डेटिव बॉन्ड होते हैं, यानी मैं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूंगा जिसमें डेटिव बनता होगा। बुद्धिमानी नहीं दिखानी, सवाल सरल है, उसके बावजूद भी गलत हो जाता है। लोग क्या रख के जाते हैं? सल्फर वैकेंडी ऑर्बिटल, यानी एक्सपेंड हो गया तो डेटिव बॉन्ड 0।
वहीं मरे, सब डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपने मुझसे पूछा है SO3 में कितने डेटिव बॉन्ड है, तो मैं आंसर क्या दूंगा? 2। अरे बोलो भैया। अगर आपने मुझसे पूछा है SO3 में कितना पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब अब तुम उस वाले की बात नहीं कर रहे हो, अब तुम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। यानी कि मैं 3 डबल बॉन्ड मानूंगा, कितना आंसर लगाऊंगा? 3 पाई। 1 पाई लगा के नहीं आऊंगा। बोलो यार, मैं दोनों सिचुएशन आपके सामने रख दिया हूं कि अब इसके बाद गलत नहीं होगा। छाप लो जितना छापना हो, इतना तो छाप ही लो पहले। तो आपके मन में जो एक सवाल रहता है वो सवाल खत्म होना चाहिए। सुपर ऑक्टेट रूल फॉलो करने का मतलब होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और एक बात और, जो एक छोटी सी बात होती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, असलियत में देता वेता कोई नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो सल्फर के दिख रहे हैं, तो वो अभी भी शेयरिंग में ही है। क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब, डेटिव का मतलब क्या होता है? शेयरिंग फ्रॉम वन साइड, और कोवेलेंट का मतलब इक्वल शेयरिंग, यानी कि दोनों तरफ से बराबर बराबर की शेयरिंग। तो अगर आपने एक आदमी का पैसा दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके हाथ में पकड़ाया, वो पैसा रखा हुआ है वहां पर, यानी वो इलेक्ट्रॉन रखे हैं। जब सल्फर चलेगा वो इलेक्ट्रॉन समेट के चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि तभी तो कोवेलेंट और आयनिक के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट होगा। हाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है तो उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की व्यवस्था नहीं है, यानी कि वो 8 पे ही सीमित हो जाते हैं, यानी कि वो डेटिव बॉन्ड बना के काम खत्म कर देते हैं। जैसे इसी स्ट्रक्चर को अगर बेहतरीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, तो जरा यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी खेल लीजिए। यहां आपको सल्फर कह रहा हूं, ये व्हाइट वाले कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 8। क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि सल्फर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर। फिर सल्फर क्या कहेगा कि सुनो, हम तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, हमारे पास तो वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। अरे बोलो भैया, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर हमारे पास है तो हम तो अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने का मतलब है कि वो इरडेटिव बॉन्ड्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कोवेलेंट में। इसका मतलब अब सल्फर के अराउंड अगर देखा जाए तो क्या 4 4 8 4 12, यानी यहां कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 12। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिसे हमने बोला कि ऑक्टेट क्या हुआ? एक्सपेंड हो। ठीक बात। कभी मन में सवाल आए, सही, दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सवाल हमने आपसे अभी बोले हैं वो हम प्रॉपर लिखा देते हैं, SO3 पर अगर आएगा तो। अच्छा, कल का और मतलब आज और कल आपके पास टाइम है। 2 दिन में जिन्होंने टेस्ट दिया है नहीं दिया है मुझे नहीं पता है, वो आप अपना पेपर घर पे लगा लीजिएगा। वेडनेसडे को मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, रात में टाइम दे दूंगा 9 बजे से लेकर 10:15 बजे तक का, वो एक टाइम शेड्यूल में कर दूंगा। उसमें बाकायदा मैं ऑनलाइन, आपको किसी को आने की जरूरत नहीं है। जो हॉस्टल में भी पढ़ता है वो भी ना आए, फर्जी समय ना बर्बाद करे, वहीं हॉस्टल में रहो। जो सवाल नहीं आया उसमें जो डाउट है वो डाउट तुम अपना ऑनलाइन लिख के पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल लेके हम खड़े रहेंगे, अपना काम करा देंगे आपको। आपको तो बस यही चाहिए ना कि आपको उसका पूरा सोल्यूशन, जैसा पहले टेस्ट का दिया था वैसे दूसरे टेस्ट का भी पूरा सोल्यूशन हम दे देंगे। क्यों? पेपर जरूर लगाओ। ये पेपर, और मैंने बोला है, एक जगह कलेक्ट करते रहो। ये वो सवाल है, अभी जब 3 टेस्ट के बाद दोबारा पेपर होगा तो क्या उसमें तीनों का कोर्स आ रहा होगा? उसमें दिमाग लगा के चलना है तुमको, क्योंकि अब रिवीजन जब करोगे तब कैसे कर पाओगे इतने का? तो केवल पेपर लगा लोगे तो सवालों का मेथड समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तुम ऐसे तो कर रहे हो, हम अपना काम कर देंगे, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें जो 2 बार लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड में, उसका रीजन क्योंकि बड़ा पोर्शन है, तो जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक फर्स्ट पेज में आएगा, उसके बाद सेकंड में, और बाद में तो पूरा ही आना है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा, आप ऐसे ही लिखो, हाउ मेनी डेटिव बॉन्ड, अब हम लिख के क्या दिखाएंगे तुमको, हाउ मेनी डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट इन SO3 मॉलिक्यूल,
हाउ मैनी डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट इन SO3 मॉलिक्यूल? 4 ऑप्शन लिखो, 1 2 3 4, मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। अब अगर डेटिव बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे? ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ, यानी सही आंसर क्या जाएगा? तो बोलो भैया, तो टिक मारो 2। ठीक बात। इसी के नीचे सेम दोबारा सवाल लिखो, हाउ मैनी पाई बॉन्ड, हाउ मैनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन SO3 मॉलिक्यूल? वही 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। अब भी आंसर क्या होगा? अब हम SO3 का कौन सा सुपर ऑक्टेट रूल, यानी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करता हुआ 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाने वाली स्थिति वाला मॉलिक्यूल या एटम मानकर चलेंगे। इसका मतलब हम यहां पर बात करेंगे कितने पाई बॉन्ड की? 3 की, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड वहां बन रहे हो। अब क्या यह बात तय है कि जिस समय डेटिव बॉन्ड बनाया जा रहा होता है उस समय एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करता है, तभी तो डेटिव बॉन्ड बना पाएगा। लिखिएगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम should not be expended, should not be expended। अगर हम डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं तो मतलब है कि हम वहां पर उसके ऑक्टेट को एक्सपेंडेड उस टाइम पर नहीं मान रहे। क्लियर बात? अब यार ये तो हो गया टीचर वाली बात, इतना ज्ञान बता दिया। एक मन में सवाल क्या रहता है, साला ये तो तुमको पता है कि कब एक्सपेंड तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम करा भी दे रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है तो नहीं भी करा रहे हो, ज्ञान भी दे रहे हो कि पेपर में जब आएगा तो वहां इस तरीके से सोचना, उस तरीके से सोचना। कुछ ऐसा बताओ जो परफेक्ट रहे। क्या ये बात तय है कि अगर एलिमेंट सेकेंड पीरियड है, कौन सा है, और अगर उसकी औकात है, दोनों बातें, पहला सेकेंड पीरियड हो, दूसरा उसकी औकात रहे यानी बॉन्ड बनाने की, तो क्या वो डेटिव ही बनाएगा? वो कभी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करेगा। तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैं अगर जितने भी स्ट्रक्चर बनाता हूं उसमें मैं ऑक्टेट को फॉलो करते समय बना लूं? बोलो यार। और उसके बाद अगर वो एलिमेंट सेकेंड पीरियड से ऊपर का है तो सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कन्वर्ट कर दूं, और अगर नहीं है तो कोई छेड़छाड़ ना करो। यही तो मतलब होगा। तो लिखिएगा, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, क्या हो गया? कोई क्या दिक्कत है? वॉशरूम जाना है? नहीं, हमको पानी चाहिए तो हमसे ले लो। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट फॉर्म्ड डेटिव बॉन्ड, फॉर्म्ड डेटिव बॉन्ड, बल्कि एक मिनट, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ब्रैकेट में लिखना सेंट्रल एटम। कोने वाले थोड़ी ले लोगे, मेन लड़ाई तो बीच के एलिमेंट को देख रहे हैं ना, सेंट्रल एटम। ठीक। फॉर्म्ड डेटिव बॉन्ड नेवर कन्वर्टेड इनटू, नेवर कभी नहीं होगा, नेवर कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, नेवर कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, कभी भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करना है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट को सिंगल में करोगे तो वो रिडॉक्स पढ़ाया प्लस माइनस कर लोगे तुम। अरे बोलो ना यार, यही तो दिक्कत होती ना कि डेटिव को कब डबल कर दे रहे हो। सिंगल वाला तो तुम कर लेते हो, प्लस माइनस चार्ज रख देते हो। तो मैंने बोला है क्या, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है, कभी भी हम उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके
फॉर थर्ड पीरियड और मोर, फॉर थर्ड पीरियड और मोर, फॉर थर्ड पीरियड और मोर, जनरली ऑलवेज कन्वर्टेड, जनरली ऑलवेज कन्वर्टेड, डेटिव बॉन्ड इंटू डबल बॉन्ड, जनरली ऑलवेज कन्वर्टेड, डेटिव बॉन्ड इंटू डबल बॉन्ड, हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि थर्ड पीरियड या उसके बाद के जितने भी लोग हैं, सुन लो, ये कहानी मैं बार बार तुमको बोलूंगा, हर टीचर इस पर बेवकूफ बनाता है, बोलने में कोई शर्म नहीं है। अगर थर्ड पीरियड या उससे आगे का आदमी है तो उसके पास हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया ही जाता है। ये सीधा फंडा है सर, इसमें 1-2% आदमी उसके चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो केवल 2 ही लोग हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, और वो लोग जो उनका ऑक्टेट किसी भी तरीके से पूरा होने की संभावना जनरली नहीं होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय। कौन से 2 एलिमेंट हैं? क्या तुमने पीछे बेरिलियम के स्ट्रक्चर बनाए थे? अरे बोलो भैया, मोनोमर से डाइमर बनाया तो क्या हुआ, 2 का 4 हो गया, लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब बेरिलियम और बोरॉन केवल 2 ऐसे हैं जिनके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाएगा? पी ऑर्बिटल, क्योंकि सेकंड पीरियड में डी नाम की कोई चीज नहीं होती। 2D तो नहीं होता है ना, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ये इसीलिए मैं लिखा दे रहा हूं, ये बार बार मैं बोलूंगा, तुम बार बार होगे साला परेशान। लिखा दे रहा हूं, रट मारो, बात खत्म करो। लिखो बेरिलियम बी कॉमा बोरॉन यानी कैपिटल बी हैविंग vacant p orbital, having vacant p orbital, पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज, थर्ड पीरियड और मोर central element generally always having vacant d orbital। बार बार बोलेंगे, ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सीधा फंडा है, सेकंड पीरियड का है तो डी नहीं होगा, सेकंड के ऊपर है तो डी होगा, और डी कौन सा? खाली वाला चाहिए, भरा वाला नहीं चाहिए। क्लियर है मामला? इतनी बात लिखी, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सेकंड पीरियड एलिमेंट, ऐसे ही लिखो, सेकंड पीरियड एलिमेंट। हम तुम्हें क्या बता रहे पता? बहुत सारे सवालों का निचोड़ दे रहे हैं, ये थ्योरी बार बार तुमको देखने को मिलेगी। सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, ऐसे ही लिखो, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, कॉमा या और 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा पाते, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। ब्रैकेट में लिखिएगा जो अंग्रेजी लिखकर आएगी, ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक बात, पैराग्राफ चेंज करके, थर्ड पीरियड एलिमेंट shows covalency more than 4, थर्ड पीरियड एलिमेंट, अब थर्ड पीरियड के लिए बता रहे तो 4-5 में अपने आप ही लगेगा वो, थर्ड पीरियड एलिमेंट
shows covalency more than 4 due to presence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital. बस गुरु इतनी ही है कहानी, आते हैं सवाल पे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आइए, अब आपको क्या लग रहा होगा कि सवाल तो बड़ा आसान है, डेटिव बॉन्ड हम देख लेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेटिव बॉन्ड कहां नहीं है, बोलो, तो तुम क्या कहोगे? थर्ड पीरियड का अगर एलिमेंट आ गया सेंट्रल एटम है तो डेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो तो तुरंत उसको कोवेलेंट में कन्वर्ट मान लिया जाएगा। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following ion dative bond is absent यानी किन में डेटिव बॉन्ड absent है? पहला आदमी नाइट्राइट आयन, कार्बोनेट आयन, तीसरा है ऑक्सलेट आयन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। अच्छा, पहला काम क्या होता है? फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा काम, सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा होती है, यानी जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है उसको बीच में रखना है। तीसरा काम, अगर ऑक्सीजन टर्मिनल पर है तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता दिखे, या -1 दे दो तो 1 बना के काम चला लेगा। अगर हेलोजन टर्मिनल पर दिखे तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन दिखे तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, यही मतलब है। और सेंट्रल एटम की पहला काम, अगर वो सेकेंड पीरियड है तो वो हमेशा क्या पूरा करने के जुगाड़ में रहेगा? अपना ऑक्टेट। पहले तो तीनों के फार्मूले कितने लोगों को पता है? नाइट्राइट आयन कितने लोगों को मालूम है क्या होता है? बोलना नहीं है, बगल वाला सुन लेगा, हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को इसका फार्मूला पता है? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी। तुम लोगों को फार्मूला नहीं मालूम है? हैं? क्या है? सही बता रही, गलत बता रही? N3-। एजाइड आयन क्या होता है फिर? तुम तो वहां पढ़ी हो, क्यों? पिछली बार कहां पढ़ी थी? तो इस बार भी जा रही थी। देखो, नाइट्राइट का फार्मूला मिला कि नहीं मिला तुमको? कम से कम पढ़ाया होगा, लेकिन वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते ना। एक्चुअली में क्या, वो लोग ये मान के चलते हैं कि तुमको ज्यादा आता है, यही तो गलत है। NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट, N-3 नाइट्राइड। आइड कभी भी आएगा, एलिमेंट अकेला रहेगा। नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड। बोलो भैया, आइड मतलब ये लोग क्या है? अकेले हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है। 8 और 8 है मतलब इनके साथ कौन है? ऑक्सीजन है। कम और ज्यादा कैसे पता चलेगा? 8 मतलब कम, 8 मतलब ज्यादा। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर से पढ़े हो, 8 में ऑक्सीडेशन नंबर कम, 8 में ज्यादा। ऑक्सीडेशन नंबर कौन बढ़ाएगा? ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। बोलो यार, तो जो आपने रिडॉक्स में पढ़ा है वो यहां भी यूज कर सकते हैं। चलिए बनाइए तीनों के डायग्राम। NO2 माइनस, CO3 माइनस 2,
और ऑक्सिलेट आयन को खूब यूज किया है रिडॉक्स में, C2O4 -2। तीनों के स्ट्रक्चर बना दो, NO2 माइनस, N होगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ऐसे समझा करो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड अगर बना लिया तो इसका मतलब उसके पास 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन बना के नहीं देखना होता है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, 3 दूनी 6, और ये 2 तो इसके हैं ही अपने पास, 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो जो ऑक्सीजन बचा, बोलो, अब कोई ऑक्सीजन नहीं बचा, मतलब ये किसकी तरीके काम करेगा, एक लोन पेयर के तरीके। तो क्या बेटा यहां पर ऑक्टेट पूरा माना जाएगा, बिल्कुल। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डेटिव बॉन्ड इज अब्सेंट। क्या यहां पर किसी प्रकार का कोई डेटिव बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं यार, बोलो भैया। तो ये है आपका NO2 माइनस। क्लियर है मामला यहां। अच्छा, डेटिव कब बनाओगे, जब पहले अपना ऑक्टेट पूरा कर लोगे। जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तब तक कोई डेटिव बॉन्ड काम नहीं करे। क्लियर है। कार्बोनेट आयन में आओ, C। अब सुनना, जब कभी कार्बन को बनाना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, रट्टा मार लो, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड में केवल डेटिव बॉन्ड होता है, बाकी किसी ऑक्साइड में कोई डेटिव बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। अरे बोलो यार, कितना होता है, 4। जिसके पास 4 है वो शेयरिंग करके 4 दूनी क्या कर पाएगा, 8। उसके पास कभी भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। और ये हम लोगों ने कहां पढ़ा है, हाइड्रोजन एड्स कंपाउंड में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाली फैमिली में आता है कि नहीं आता है। ये देखो PW, उठो बेटा, देखो, ऑनलाइन नहीं, लाइव चल रहा है। अभी तो हालत और खराब होगा तुम्हारा, देखते तो जाओ। ऐसे आते हैं, PW में हम पढ़ते थे, वहां भी नहीं पढ़े कुछ, और हमें तो मजा आता है। हमारे साथ तो एक बढ़िया चीज मालूम क्या है, आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे मालूम है बेवकूफ ऐसे बनाता आदमी। इसमें क्या लगेगा, जो खूब पढ़ लेता है वो क्या बोलता पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, 2-4 याद किए बैठा है बस, केवल पता साले को है नहीं कि इनर्ट पेयर कब लगेगा। पढ़ाई का मतलब है तुम्हें यह पता हो कि कब लगेगा, भारी भरकम शब्द नहीं बोल देना है। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए अभी मैं बाहर गया था, मेरा लौंडा नया नया ठीक है, छोटा है, वो बोल रहा था, तो वो कह रही कि आप बोल रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा कि वो थोड़ा रशिया में रहता है तो इसलिए हो नहीं प्रोनाउंसिएशन, हमने आओ समझो, आओ ले। अब वो क्या कह रहा है समझना, वो कह रहा है हार्ट चाहिए, हट मतलब झोपड़ी। अब वो लेके जा रही है, घुमा रही है अपना पूरा। वो तो बाहर जाओ तो लौंडा बच्चा भी जमा हो जाता है ना, हमने ये लड़का, इसका भी पैसा दिया, इसको टहलाओ। तो बढ़िया रिसोर्ट में वो अपना घुमा रही और रो रहा है, तो वो समझ ही नहीं पा रही, कह रही सर हमने कहा तुम तो इंग्लिश नहीं समझ पा रही हो। और वो बार बार करे तो वो कहे कि वो उसे लगे झोपड़ी की बात करे, तो वो कॉटेज में ले जाए, दिखाए, जाए 2-5 मिनट बैठे, खाए पिए, फिर बवाल काट दे साला। वो क्या है, वो ये आजकल वो दिखाते नहीं, हार्ट ये वाला बना बना के बीच बीच में आता है साला, वो यूट्यूब में भी खूब आता है, ये वाला हार्ट चाहिए। हम भी नहीं समझ पा रहे थे, उसकी मम्मी भी नहीं समझ पा रही थी। जो आदमी कह देता है कि बच्चा बोलता है मां का दिल बता देता, हम कहा ये बताओ तुम तो नहीं बता पा रहा है तुम्हारा दिल। और वो जरा सा है तो पिद्दी बार का, जब वो ये भी बनाए तो साला समझ ही ना आए। हम 2-3 बार के हम कहा बेटा इसको सही से बता दो, तो गए हार्ट, तो हमें लगा कि झोपड़ी की बात कर रहा है। और हमने कहा कि ले चलेंगे तुमको, बढ़िया कॉटेज वाले में ले गए, देखा फिर बॉल, हम कहे साला इसमें भी कोई कैटेगरी है क्या। फिर दूसरे वाले के में ले गए, हम कहा भाई साहब हमारी ग्रीन कलर की, तुम्हारी रेड कलर की, 2 मिनट हो सकता है कि लाल वाला कोई चक्कर हो, वहां भी बवाल। तो कई बार क्या होता है कि चीजों को, बात समझिएगा, समझने के लिए बहुत निम्न स्तर पर उतरना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आप समझ रहे हैं वही सही है। इसीलिए
सवाल बिल्कुल बेसिक तरीके से, जब स्ट्रक्चर बनाइए तो रटिए मत कि 8 इलेक्ट्रॉन करना है, वहां सीखते भी रहिए, देखते भी जाइए कि अच्छा कार्बन है, ये साला हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में रहता है, जल्दी किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। कहां बनाता है हम बता रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पढ़ेंगे तो खूब काम आएगा वो आपके। वहां पर बकायदा हम लोग मेटल टू कार्बोनिल और बढ़िया वहां पर एक थ्योरी भी पढ़ी जाएगी, वहां पर मेटल टू कार्बोनिल बॉन्ड थ्योरी है, उस पर बढ़िया सवाल आता है। उसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग में भी आगे भी पढ़ेंगे, इसी में आएगा, वहां भी फंसेगा मामला, तो उसे ध्यान रखना है। इधर आओ, कोई आया डेटिव बॉन्ड नहीं है, यहां आओ, 2 कार्बन आ गए, अब C2O4 -2। अच्छा सीधा फंडा है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 4 दूनी 8 है। इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डेटिव बॉन्ड इज अब्सेंट, सब में, चारों में किसी प्रकार का कोई डेटिव बॉन्ड नहीं है सर। 10 मिनट की थ्योरी है, पढ़ा के खत्म करेंगे, सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी, और बहुत जल्दी से हो जाएगा काम। सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी का क्या मतलब है? हम लोगों ने पढ़ा है हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सर? हाइपरवेलेंट का क्या मतलब होता है? 8 से ज्यादा, 8 ही होना चाहिए साला, 8 में झंझट था। अगर 8 है तो ऑक्टेट बोल रहे हैं, 8 से कम है तो हाइपोवेलेंट बोल रहे हैं, 8 के ऊपर है तो हाइपर, और वहां पे आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिससे बचने के लिए बार बार स्पेशीज टर्म का यूज कर रहे थे, यही तो मतलब है। तो ये जो थ्योरी है वो उन हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल के या आयंस के एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है। हेडिंग डालिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ hypervalent molecules, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें पहली थ्योरी जिसका नाम है सिंगलेट। क्या सवाल आएगा, क्या आता है, उसी की बात करेंगे, फर्जी बात नहीं करेंगे। सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी, सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी, जिसको बोला जाता है बायसजन थ्योरी। सजन जानते हो ना, ये वही वाला है। अब सुनते जाना सर, ये क्या कहता है? सिंगलेट का मतलब एक, बात समझना, और ये एक्चुअली में हाफ ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करता है। सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन देने की बात करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन देने की बात करेंगे, यानी कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देने पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, पूरा बनाते हैं तीर, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर क्या बनाएंगे? आधा तीर बनाएंगे। और इसने कहा कि जो हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अभी सुपर ऑक्टेट की बात उसने नहीं की है, उसने कहा है कि वो लोग कौन सा बॉन्ड बना लेते होंगे? वहां पर सिंगलेट बॉन्ड बना लेंगे। तो जब वो सिंगलेट पूछेगा बॉन्ड, तो मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है? इसी थ्योरी की बात कर रहा है। ठीक बात है। जैसे यहां लिख लो, हाफ कोऑर्डिनेट ऑब्लिक डेटिव बॉन्ड, हाफ कोऑर्डिनेट ऑब्लिक डेटिव बॉन्ड। इन्होंने एक एग्जांपल दिया PCl5 के एग्जिस्टेंस का। इन्होंने कहा कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 Cl को जोड़ेगा तो 10 हो जाएंगे, तो ये 8 से ज्यादा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, अरे बोलने को तो हो गया 5 दूनी 10। अगर मैं तुमसे सुनो इधर, तुमको याद है कि नहीं, क्योंकि छुट्टी से पहले का मामला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या पढ़ाया गया था? कितने लोगों को फार्मूला याद है? पढ़ाया है कहीं? कुछ खूब सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला है? बोलो।
कुछ क्या, अच्छा कैसे निकाल रहे थे, कुछ था ना जिसमें देख देख के फटाफट बता रहे थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो यार, सेंट्रल कैसे निकालते थे, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन और प्लस जितने सिंगल बॉन्ड बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन, यही तो रख रहे थे। तो फास्फोरस के 5 और Cl के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 5, 5 गुणे 1 करोगे तो 5 ना आएगा, तो 5 और 5 10, यही तो है मामला। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा जब PCl5 बना तो सबसे पहले तो फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए कोवेलेंट वाले और अपना ऑक्टेट कर लिया कंप्लीट। उसके बाद बाकी के जो 2 Cl थे इनसे कहा कि तुम उदास मत हो, तुमको हम सिंगलेट बॉन्ड देंगे। क्यों सिंगलेट देंगे, क्योंकि इनको 2 नहीं चाहिए, इनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर बात, छापो आपो नहीं ना, छापोगे तो मरोगे। पेपर में ये थ्योरी नहीं आती है, सरल थ्योरी है। वो साला क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि बताओ फलाने मॉलिक्यूल में कितने सिंगलेट बॉन्ड है। यहां अगर पूछा जाए PCl5 में तो कितने सिंगलेट बॉन्ड हैं, 4 हैं कि 5 हैं, सोच समझ के बताना। क्यों क्यों बिटिया, 4 है या 5 हैं कि 3 है, 2 है। अच्छा सिंगलेट बॉन्ड मतलब हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो कितने दिख रहे हैं, 2, यानी कि ये वो एक्सेस बॉन्ड है जो ऑक्टेट पूरा करने के बाद बने। क्लियर है मामला, तो आंसर क्या होगा 2। इसी से आपके सवाल बनेंगे, इतना छाप लीजिए। इसी से सवाल बनेगा, इसी से निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड, कितने सिंगलेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। सुनो, कोई फॉर्मूला नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 अगर होंगे तो तुमने 4 बॉन्ड बना लिए होंगे, यानी तुम ऑक्टेट की बात कर रहे होगे। 4 से ऊपर तुमने जो भी बॉन्ड बनाया होगा यानी वो बॉन्ड कैसा होगा, सिंगलेट होगा। इसलिए मैंने फार्मूला क्या बनाया, मैंने क्या मतलब जिसने भी बनाया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वो ले लो, जैसे नाइट्रोजन के पास 5 होता है, कार्बन फैमिली वाले के पास 4 होता है, इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़ के 8 माने गए। और जो एलिमेंट बाहर टर्मिनल एटम है, अगर वो हेलोजन्स हैं तो क्या 1-1 इलेक्ट्रॉन पर माना जाता है, हाइड्रोजन के लिए भी 1-1 माना जाता है। इतना ध्यान रख। ज्यादातर तुमको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ज्यादातर कौन सा एलिमेंट सिंगलेट बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा, हेलोजन, क्योंकि जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वही ना हाफ ऑफ द कोऑर्डिनेट बनाएगा। हाइड्रोजन वाइट्रोजन ये सब काम नहीं करते हैं। हाइड्रोजन का सीधा सा फंडा है कि साइज छोटा है, कोई शेयरिंग फेयरिंग कुछ मत करो, 1 इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं, 1 तुम रखो और फटाक से बॉन्ड बना के खेल खत्म करो। क्लियर है मामला। तो ज्यादातर आपको इन सवालों में कौन दिखेगा, हेलोजन दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इधर मॉलिक्यूल लिख दे रहे हैं, EgZF4 IF5 SF6 और PCl3, और इनमें आपको बताने हैं कितने सिंगलेट बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक बात, इधर देखते चलो। क्या सर फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 है, इधर देखिएगा। जेनॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। फ्लोरीन पर फ्लोरीन एटम 1 होगा, हेलोजन का 1 ही है, सीधा फंडा है। ये आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 -8, आंसर 4 आएगा। यानी जो चारों के 4 है वो सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हाफ ऑफ द कोऑर्डिनेट है EgZF4 में। क्लियर है मामला। इधर आइए, I के पास 7 होते हैं, 5 फ्लोरीन के लिए 5 × 1,
-8। आंसर कितना आएगा? 3। SF6 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी 12 में से 8 गया, 4 ही आता है, 4 ही आएगा। 6 + 6 × 1 -8, 12 - 8 4 आएगा। फास्फोरस 5, परसीएल 3 × 1 -8 क्या आएगा? 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सारा खेल क्या निकालने का है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितना मैंने इधर लिखा है ये पोर्शन, सब में 12-12 और लास्ट वाले को छोड़ के 8 है, ये हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला है। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन प्लस अगर हैलोजन है, हाइड्रोजन है, तो जितने हैलोजन या हाइड्रोजन है × 1 करना होता था, अगर ऑक्सीजन है तो × 2 करना होता था। अरे बोलो भैया, कल को अगर नाइट्रोजन होता तो × 3 करते। ये मैंने सब लिखा रखा है। और इतनी बात याद रखिएगा, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं इसमें समझना कुछ भी नहीं है, यानी जो बच्चा नया आया है वो भी यहीं से चीजें पकड़ सकता है। ये सब आपका सुना हुआ है, घर जाके बढ़िया से रिवाइज करिएगा और याद रखिएगा, पुराना वाला भी देखे रहना है। जो आज पढ़ाया है केवल उसी को देखने की जरूरत नहीं है। वेडनेसडे को 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे या 8:45, जो भी टाइम होगा, यही वेरिएशन, जब क्लासेस खत्म होंगी तो उसके बाद मैं आपका पेपर डिस्कस करूंगा। 2 दिन आपके पास है, लगभग 2.5 दिन। आपकी जिम्मेदारी है पेपर को लगाइए, आंसर की आपके पास है, ट्राई मार लीजिए एक बार अच्छे से, कि जिससे कम सवाल देखने को मिले आपको। ठीक बात है सर?